आइए फिर शुरू करते हैं अनसुनी कहानियां शरद जोशी की। शरद जोशी की रचनाएं नई दुनिया में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन लेखन उनके पिता को स्वीकार नहीं था। उन्होंने इस बात को उनसे छिपाने की उपाय निकाल ली। इंदौर उन दिनों हिंदी थिएटर का बड़ा केंद्र था और एक्टिंग के शौकीन शरद अभिनेत्री इरफाना को दिल दे बैठे। जहां भी इरफाना का नाटक होता, जनाब पहले से डर जाते। 50 के दशक के अंत में जब शरद जोशी इंदौर में समाचार पत्रों और रेडियो के लिए लिखा करते थे, तब उनकी मुलाकात इरफाना सिद्दीकी से हुई थी। इरफाना सिद्दीकी से बाद में उन्होंने विवाह किया। इरफाना सिद्दीकी लेखक, रेडियो कलाकार और भोपाल की एक प्रसिद्ध थिएटर अभिनेत्री थी। उनके दोस्त उज्जैन के राजेंद्र सिन्हा लिखते हैं, एक दिन वो इंदौर से उज्जैन आया। बोला, मेरा इरफाना का प्रेम हो गया है। आज वो अपने ग्रुप के साथ चिमनगंज मंडी आई है। नौबत यहां तक कि शादी का फैसला भी कर लिया। शरद के घर वाले लड़की के घर वालों ने इरफाना के नाटकों, यहां तक कि बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। एकदम फिल्मी कहानी। आखिरकार दोस्तों ने एक योजना बनाई। उधर से एक सहेली की मदद ली गई। इंदौर से शाजापुर के लिए जीप किराए पर ली गई। इरफाना वहां की रहने वाली थी। धर्म अलग अलग थे। इस वजह से पुलिस को एहतियातन खामोश खबर दे दी गई। शादी हो गई। घर से कुछ मिला नहीं। जेब में थे सिर्फ 17 रुपए और इन्हीं से गृहस्थी शुरू हुई। और जानते हैं शादी में कन्यादान किसने किया था? देश के जाने माने पत्रकार, चिंतक और संपादक राजेंद्र माथुर ने, जो उन दिनों खुद कुंवारे थे। एक अभिनेत्री के रूप में इरफाना सिद्दीकी ने उन्होंने भारत एक खोज में भी काम किया था। शरद जोशी ने बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, जबकि इरफाना सिद्दीकी ने एमए मास्टर ऑफ आर्ट कर लिया। वे बात बात में उनसे मजाक में कहती थी कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं। इस बीच शरद ने अखबार छोड़ दिया और आकाशवाणी की नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद इस नौकरी से भी दिल भर गया और जनसंपर्क विभाग में स्क्रिप्ट राइटर के पद पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन मन ही मन में व्यवस्था के प्रति कड़वाहट भी घुल रही थी। बढ़ते भ्रष्टाचार, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों में गिरावट ने उन्हें बेचैन कर दिया था। लिहाजा ये नौकरी भी छोड़ दी और माया नगरी मुंबई की राह पकड़ी। पत्नी भोपाल में ही नौकरी करती रही। आखिर बच्चों का भी तो पेट पालना था। उसके बाद न उन्होंने मुंबई को छोड़ा, न मुंबई ने उनको छोड़ा। यह रिश्ता सांस छूटने के बाद ही छूटा। इस महानगर ने उन्हें भारत के व्यंग्य लेखक को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय टेलीविजन में बिना किसी ट्रेनिंग के कामयाब धारावाहिकों के लिए लिखने का अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है। ये कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले बता दें कि शरद की संगिनी इरफाना इस दुनिया में नहीं है। उनकी 3 बेटियां हैं, बानी, नेहा और रिचा। माता पिता के कूट कूट कर भरे संस्कार। नेहा खुद भी एक अच्छी अभिनेत्री और मीडिया कर्मी है। पिता की अनमोल विरासत सारी दुनिया में बांट रही है। उनके यादों के संसार में एक शानदार पिता आज भी मौजूद है। उनकी एक एक रचना नेहा को रटी हुई है। पिता शरद को बेटियों की चिंता इतनी थी
कि उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखते थे। एक बार एक कवि सम्मेलन में नागपुर गए। उनके साथ हिंदी के जाने माने कवि और साहित्यकार सरोज कुमार भी थे। सरोज कुमार बताते हैं, नागपुर में एक अच्छे बैग के लिए घंटों भटकते रहे। मैंने पूछा, क्या बात है, मुंबई वाले आजकल नागपुर में बैग खरीदने लगे हैं? बोले, ऋचा की नौकरी लग गई है। एक ऐसा बैग खरीदना है जो छोटा हो, सुंदर हो और जिसमें वो दिन भर का जरूरी सामान रख सके। मुंबई में तो टाइम मिलता नहीं। ऐसे ही एक बार लखनऊ गए। होटल में अपने सामान में एक दिन देर तक कुछ ढूंढते रहे। सरोज कुमार ने पूछा, क्या खोज रहे हो शरद भाई? बोले, नेहा ने अपने पांव का नाप दिया था, उसके लिए चप्पलें लेनी है, वही कागज ढूंढ रहा हूं। उसके बाद चप्पल खरीदी। हैदराबाद गए तो सुबह की गोष्ठी के बाद सीधे बाजार निकल गए। सरोज कुमार ने लौटने पर पूछा, कहां गए थे शरद भाई? बोले, बानी के लिए हैदराबादी मोतियों की माला खरीदने के लिए गया था। फिर अपने ही गले में डाली और खुद ही बोले, बहुत अच्छी लगेगी ये माला मेरी बेटी के गले में। आज कितने पिता ऐसे हैं जिनके पास बेटियों की जरूरत का हिसाब रहता हो, या कितनी बेटियां हैं जो इंसान के भीतर छुपे कोमल, संवेदनशील और भावुक पिता को पहचान पाती हैं। मां तो बेटियों की जिंदगी में हमेशा रहती हैं, लेकिन इस नजरिए से पिता जिंदगी भर घाटे में रहता है। लेकिन शरद जोशी और उनका कुनबा आम परिवारों की तरह नहीं था। घर में सुबह होते ही ढाके गूंजने लगते और सारे दिन भर घर की छत हिलती रहती। कभी जोशी जी भी गुस्से में आ जाते तो कोई ना कोई सदस्य ऐसी हरकत कर देता कि गुस्सा पलक झपकते ही काफूर हो जाता, और घर के सारे लोग एक नंबर के पड़ाकू थे। घर में ना सोफा था, न म्यूजिक सिस्टम और न ही फ्रिज। एक बार मैराथन मीटिंग हुई। तय हुआ कि एक फ्रिज खरीदा जाए। नेहा बताती हैं, पापा और बानी को इस खरीद का जिम्मा सौंपा गया। दोनों मार्केट गए। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, फ्रिज का आता पता नहीं। काफी देर बाद एक टैक्सी घर के सामने रुकी। सबके चेहरे खिल गए। लेकिन ये क्या? एक भारी भरकम बोरा उतारते पापा और बानी नजर आए। पर फ्रिज तो बोरे में नहीं आता। फिर क्या है बोरे में? बोरा खुला तो सब दंग रह गए। ढेर सारी किताबें। फ्रिज के रुपए काम आ गए। पूरे घर ने मिलकर ठहाका लगाया और अपनी अपनी पसंद की किताबें छांट ली। इसी तरह घर में एक बार सोफा आया, लेकिन बेचारा सोफा दिन भर उपेक्षित पड़ा रहता। कोई उस पर बैठता ही नहीं था। जोशी जी की भाषा में कहें तो सोफे पर बैठना किसी को आया ही नहीं। घर में 4-6 जगहों पर सोफे जी को फिट करके देखा गया। आखिरकार उन्हें सम्मान के साथ दरवाजा दिखा दिया गया। घर का अर्थशास्त्र एक डिब्बे से निकलता था। घर में हर महीने जिसके पास भी पैसे आते वो एक डिब्बे में डाल देता और जरूरत पड़ती तो इसी डिब्बे से निकाल लेता। ना कोई हिसाब मांगता, ना कोई पूछता। क्या आज के दौर में इस तरह घर चलाने की कल्पना आप कर सकते हैं? इस कुनबे का परिवार मंत्र था, दर्द अकेले पियो, खुशियां बांट के जियो। हम आपको बता चुके हैं कि शरद जोशी ये तय कर चुके थे कि वो लेखन से ही किस्मत आजमाएंगे। अपने भीतर
कुल बुलाते कलम के कीड़े को उन्होंने पहचान लिया था। अब सिर्फ उसे दिल और दिमाग से निकालकर कागज पर उतारना था। यह काम कुदरत ने उनसे बचपन में ही कराना शुरू कर दिया था। स्कूल में बाल साहित्य मंडल बनाया और उगते सितारे नाम से बच्चों की कविताओं का संग्रह छपवाया। इसके अलावा एक पत्रिका भी वो निकालते थे, हाथ से लिखी हुई। नाम था हंसोड़। चूंकि घर के लोग उनके लेखन के इस शौक को बहुत बढ़ावा नहीं दे रहे थे, इसलिए घर वालों से नजरें बचाकर रोज पन्ने भरा करते थे। अगले हफ्ते भी शरद जोशी की कहानी जारी रहेगी। आप जरूर देखिए।